नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेसिफिकली मेंस पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। और क्योंकि ये एक बिल है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो इसीलिए पीटी में भी काफ़ी हाई चांसेस हैं कि इसके क्वेश्चन पूछे जाएँ। अब सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। सोनिया गांधी टू लीड कांग्रेस इन लोकसभा डिबेट ऑन वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। आइए न्यूज़ को डिटेल में देखते हैं। अब बेसिकली 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2023 को हाल ही में कैबिनेट ने अप्रूव किया और इसे इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। और इस बिल का जो एम है दैट इज टू प्रोवाइड 33% रिजर्वेशन टू वुमेन्स इन लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब यहाँ पर एक खास बात ध्यान देने वाली ये है कि राज्यसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनकी बात नहीं की जा रही है। एक्चुअल में यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात नहीं हो रही है। तो जो रिजर्वेशन की बात है, जो रिजर्वेशन के प्रोविजंस हैं, दीज प्रोविजंस आर रिगार्डिंग लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड नॉट फॉर राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। सबसे पहले, वुमेन कंटेस्टिंग लोकसभा इलेक्शंस इंक्रीज्ड फ्रॉम 45 टू 726 इन 2019। अब 2019 के अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की बात करें तो 14.4% ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर वुमेन्स। टू बी प्रिसाइज 78 वुमेन एमपीज आर देयर इन करंट लोकसभा। अब ये हम डिफरेंस यहाँ देखें तो 1957 के इलेक्शन से और 2019 के इलेक्शन में जो डिफरेंस है, बेसिकली कंटेस्ट करने वाली जो वुमेन्स है कितनी ज्यादा बढ़ी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए तो लोकसभा में काफी ज्यादा अंडर रिप्रेजेंटेशन है वुमेन्स का। राज्यसभा के केस में ये डेटा और भी कम है, इट इज नियर अबाउट 11%। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करें तो मेजॉरिटी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन है इट इज लाइक लेस देन 15%। ठीक है, इट इज लेस देन 15%। और मेजॉरिटी स्टेट्स में ये 10% से भी कम है, इवन लेस देन 10%। जो वुमेन्स का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिप्रेजेंटेशन है, मेजॉरिटी स्टेट्स में 15% से कम है, और मेजॉरिटी स्टेट्स में 15 की जगह 10% से भी ज्यादा कम है। कुछ गिने चुने स्टेट्स हैं जहां पर ये 13% या 14% के आसपास आता है। बट हाँ, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी जो वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन है ये 15% से कम है। तो सबसे पहला जो इशू आता है यहाँ पे वो आता है अंडर रिप्रेजेंटेशन का। इसके बाद वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, इसके काफी सारे एम्स हैं, बेसिकली उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट हमने सबसे पहले एक पिक्चर देख लिया कि क्यों वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लाने की बात कही गई और क्यों यहाँ पे 33% रिजर्वेशन की बात की जा रही है। 33% की बात इसीलिए की जा रही है बिकॉज वुमेन्स आर हाईली अंडर रिप्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। आगे हम डेटा देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि जो कंट्रीज हैं विद हाईएस्ट वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन देयर पार्लियामेंट्स, उनका डेटा क्या कहता है और इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। अब इसके बाद यहाँ पे एक खास बात ध्यान देने वाली ये है कि ये जो बिल है, बिल में एक क्लॉज ऐड किया गया है डीलिमिटेशन का। यानी कि बिल पास होने के बाद जो भी पहला सेंसस होगा और उसके बाद जो पहला डीलिमिटेशन कमीशन सेट किया जाएगा, डीलिमिटेशन कमीशन के जो रिजल्ट्स होंगे, जो फाइनल रिपोर्ट्स होंगी, उसके बाद ही इस बिल को या फिर इस लॉ को, बेसिकली वुमेन्स रिजर्वेशन का जो लॉ बनेगा, इसे डीलिमिटेशन के बाद में ही इंप्लीमेंट किया जाएगा। मतलब कि जैसे ही ये बिल पास होकर के लॉ बनेगा, इसके बाद सपोज एग्जांपल के लिए हम ऐसे समझते हैं कि ये 2023 में बिल पास हो जाता है और एक लॉ बन जाता है, तो नेक्स्ट जो भी सेंसस होगा, और सेंसस के बाद में जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक सेंसस के बाद में एक डीलिमिटेशन कमीशन एस्टैब्लिश किया जाता है जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो वो जो डीलिमिटेशन कमीशन बनेगा और वो अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगा रिगार्डिंग द डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जो फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन के आएंगी डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा जो बनाई जाएंगी, उसके बाद ये रिजर्वेशन के जो क्लॉज हैं ये एक्टिवेट होंगे और जो फाइनल सीट्स या फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी उनमें 1/3 रिजर्वेशन वुमेन्स को दिया जाएगा। तो एज ऑफ नाउ ये बिल अगर पास भी हो जाता है तो ये एक लॉ तो होगा, लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जब तक नेक्स्ट सेंसस नहीं हो जाता और नेक्स्ट डीलिमिटेशन कमीशन सेट नहीं हो जाता और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर देता, तब तक ये बिल इंप्लीमेंट नहीं होगा, भले ही ये लॉ बन जाए। अब यहाँ पर हम फीचर्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं इस बिल के। बेसिकली अब ये बिल, सबसे पहला क्लॉज तो हम देख ही चुके हैं कि सीट्स का जो परसेंटेज है
रिगार्डिंग परसेंटेज बात करते हैं कि जो भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हाल फिलहाल में 543 सीट्स हैं लोकसभा में, तो लोकसभा में 543 सीट्स में से 33% जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेंगी। बेसिकली नियर अबाउट 181 सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेंगी। अब यहाँ पर आप डेटा में डिस्क्रिपेंसी देखिए, 181 सीट्स अगर रिजर्व रहेंगी तो एटलीस्ट हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में 181 वुमेन्स विल बी देयर। और प्रेजेंट डेटा की अगर बात करें तो जो इलेक्टेड एमपीज हैं लोकसभा में वो सिर्फ 78 है। अब डेटा का डिफरेंस देखिए, जब ये रिजर्वेशन का लॉ इंप्लीमेंट होगा तो ऑलमोस्ट लोकसभा में 181 वुमेन एमपीज के लिए जगह होगी, जो कि हाल फिलहाल में इलेक्टेड एमपीज की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 78 वुमेन एमपीज एट प्रेजेंट लोकसभा में हैं। तो इससे काफी ज्यादा बेनिफिट होगा और ऑब्वियसली बात है कि काफी ज्यादा वुमेन्स की जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो बढ़ेगी। दूसरी बात है कि बहुत ही ज्यादा अफर्मेटिव स्टेप है, ये काफी अच्छा स्टेप है, क्योंकि हमने इससे पहले लोकल बॉडीज के केस में देखा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो या अर्बन लोकल बॉडीज हो, इनके केस में भी 1/3 वुमेन रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी कर दिया गया था और वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था। एंड दैट वाज द रीजन के इंडिया के पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज की अगर हम बात करें तो वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन काफी अच्छी देखी गई है। एंड रीजन इज दिस, जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने प्रोवाइड किया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज अर्बन लोकल बॉडीज के केस में, जो 1/3 वुमेन रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी किया गया था, आज हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अब बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी के प्रोविजंस होंगे। एक्चुअल में स्पेशल मेजोरिटी से बोथ द हाउसेज में ये बिल पास होगा। इसके अलावा स्टेट्स का कंसेंसस भी यहाँ पर लेना पड़ेगा। जो स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविजंस है, 50% ऑफ द स्टेट्स भी इसको रेटिफाई करेंगे, उसके बाद ही ये लॉ बन सकेगा। नेक्स्ट इज के ये जो बिल है, बेसिकली हम जानते हैं कि आर्टिकल 330 provides for reservation of scheduled caste and scheduled tribe in लोकसभा। अब ये जब आर्टिकल लोकसभा में सर्टेन सीट्स के लिए रिजर्वेशन के प्रोविजंस रखता है फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एज वेल एज शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ये जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है, ये बेसिकली जो सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट एज वेल एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड हैं उन सीट्स पर भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। मतलब अगर शेड्यूल्ड कास्ट एज वेल एज शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एग्जाम्पल के लिए 100 सीट्स अगर रिजर्व्ड हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, देन इसमें से 30 सीट्स पर मैंडेटरी होगा कि वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट इज कि ये जो बिल है, जैसे ही ये एक लॉ बनता है, ये 15 साल के लिए वुमेन्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगा और पार्लियामेंट चाहे तो इसे एक्सटेंड भी कर सकती है। मतलब अगर 2023 में ये बिल एक लॉ बन जाता है तो बाय 2038 वुमेन्स के लिए रिप्रेजेंटेटिव रिजर्वेशन का जो कोटा है वो अवेलेबल रहेगा और उसके बाद नेक्स्ट पार्लियामेंट आके इसे एक्सटेंड कर सकती है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक और बहुत अच्छा प्रोविजन जो है इस बिल का, वो ये है सीट रोटेशन का। सीट रोटेशन बेसिकली होता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वुमेन्स के लिए सीट्स जो है रिजर्व कर दी जाएंगी सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि जैसे आउट ऑफ 543 181 सीट्स अगर रिजर्व करती जाती हैं वुमेन्स के लिए, 181 सीट्स अगर लोकसभा की रिजर्व कर दी जाती हैं वुमेन्स के लिए, तो जो 181 सीट्स पर वुमेन कैंडिडेट्स सपोजिटली 2024 के इलेक्शन में जो सीट्स रिजर्व रहेंगी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, 2029 के इलेक्शन में सेम सीट्स रिजर्व नहीं रहेंगी। दिस इज व्हाट इज रोटेशन। मतलब 2024 के इलेक्शन में जो 181 सीट्स रिजर्व रहेंगी, सेम कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सेम 181 सीट्स 2029 के इलेक्शन में रिजर्व नहीं रहेंगी। यानी कि सीट्स का नंबर फिक्स है। आउट ऑफ 543 181 सीट्स विल बी रिजर्व फॉर वुमेन्स, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हर इलेक्शन में चेंज होंगी। बस यही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे ले लेते हैं कि दिल्ली एनसीआर में 7 सीट्स हैं, 7 की 7 सीट्स 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में पूरी 7 सीट जो है ये रिजर्व कर दी जाती है वुमेन एमपीज के लिए। तो 2029 के यानी 2029 के जो इलेक्शन है उसमें बहुत हाई चांस है कि ये 7 में से मेजोरिटी सीट्स जो है ये रिजर्व नहीं रहेंगी। बट यहाँ पर कंडीशन अप्लाइड है कि ये जो 181 का नंबर है ना, ये कम नहीं होगा। सीट्स चेंज होती रहेंगी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज चेंज होती रहेंगी। यही है आपका रोटेशन ऑफ सीट्स।
तो जो भी रिजर्व्ड सीट्स हैं ये रोटेट करती रहेंगी सक्सेसिव इलेक्शंस में। एग्जाम्पल के लिए 2024 में इलेक्शंस हैं, तो सर्टेन सीट्स अगर रिजर्व होती हैं तो 2029 में वो सेम सीट्स रिजर्व नहीं होंगी, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीट्स रिजर्व की जाएंगी वुमेन्स के लिए। और इसके जो फायदे हैं, फायदे हम आगे बात कर लेते हैं। अब सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ सीट्स जो है इसे प्रिवेंट किया जा सकेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी सर्टेन रीजन में एक बार, सपोज आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर में अगर वुमेन एमपीज के लिए सीट्स रिजर्व कर दी जाती हैं और ये परमानेंट हो जाती हैं, तो ये कंसंट्रेशन हो जाएगा ना, एक कंसंट्रेशन हो जाएगा कि जो वुमेन एमपीज के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं वो एक सर्टेन रीजन से ही रिजर्व्ड हैं। और जहाँ से एग्जाम्पल के लिए जहाँ से अंडर रिप्रेजेंटेशन है वुमेन्स का, वहाँ पर भी तो ये सीट्स जानी चाहिए। और ओवरऑल ही अंडर रिप्रेजेंटेशन है, तो हम ऐसा तो कह नहीं सकते कि किसी पर्टिकुलर स्टेट से ही वुमेन जो एमपीज हैं वो कम है। यहाँ तो ओवरऑल ही 14% का डेटा हमें क्या बताता है, 14.4% ऑफ वुमेन्स आर एमपीज इन लोकसभा। तो जो वुमेन एमपीज हैं बेसिकली लोकसभा में सिर्फ 14% है, तो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ही कम है। तो हमें हर एक रीजन का ख्याल रखना होगा, हर एक रीजन से हम यही चाहेंगे कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में बढ़े, जिस वजह से हम रोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर ये रिजर्वेशन सर्टेन रीजन्स में स्पेसिफिक कर दी जाती है तब तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सीट्स पर्टिकुलरली जैसे दिल्ली एनसीआर की हमने बात की, तो एग्जाम्पल के लिए हम दिल्ली एनसीआर की अगर बात करते हैं, 7 की 7 सीट्स लोकसभा की जो है ये वुमेन्स के लिए रिजर्व रहती हैं। तो यहाँ से तो हर इलेक्शन में फिर वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही जाएंगी ना, जबकि हमारा मोटिव है वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना, ना कि एक पर्टिकुलर रीजन में ही वुमेन्स को आगे लेके जाना। हमारा जो मेन मोटिव है दैट इज टू एम्पावर वुमेन्स, ओवरऑल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे हमें एम्पावर करना है। तो इसीलिए कंसंट्रेशन को रोकने के लिए बहुत बेटर है ये रोटेशन होती रहेंगी कि 2024 के इलेक्शंस में सपोज दिल्ली एनसीआर की कुछ सीट्स रिजर्व थी, उसके बाद किन और कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नंबर आएगा, तो इस तरीके से ये रिजर्व होती रहेंगी और शायद 2-3-4 इलेक्शंस के बाद दिल्ली एनसीआर की फिर से सीट्स जो है वुमेन एमपीज के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। तो इस तरीके से ये रोटेट होता रहेगा। दूसरा है प्रिवेंटिंग मोनोपोली। अब प्रिवेंटिंग मोनोपोली एज इन कि ये भी हो सकता है कि एक सर्टेन रीजन से सिर्फ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स ही आगे निकल के आए, और अगर वो आगे निकल के आते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सिचुएशन मोनोपोलाइज हो जाए। इसके बाद हमारा जो मेन फोकस है दैट इज डाइवर्सिटी एज वेल एज इंक्लूसिविटी। अब क्योंकि हमने देखा कि ओवरऑल लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन्स की दैट इज 14.4%, तो हमें इस रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना है। और इस रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के साथ साथ हमारा एक मोटिव ये भी है कि वुमेन्स का जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है वो बढ़े, और इसीलिए हम फोकस करते हैं डाइवर्सिटी पे, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेशन है हमें इसे बढ़ाना है। और क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है तो ओवरऑल इंक्लूसिव वुमेन एम्पावरमेंट एज वेल एज जो डाइवर्सिटी है उसे हमें ध्यान में रखते हुए ये स्टेप लेना पड़ेगा कि सीट्स कहीं एक जगह पर फिक्स ना रहे, और वुमेन्स के लिए जो रिजर्व्ड सीट्स हैं वो रोटेट करती रहे, और हर एक रीजन से वुमेन्स को मौका मिले पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का। इसके बाद आता है सिग्निफिकेंस। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ये तो हमने इसके सारे फीचर्स डिस्कस कर लिए, जैसे रोटेटिंग सीट्स हैं, कितनी परसेंटेज ऑफ सीट्स हैं, कितने टाइम तक रहेंगी, और क्या क्या जो क्लॉज हैं उनके बारे में बात हमने कर ली। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, इसका सबसे पहला सिग्निफिकेंस है बेसिकली अंडर रिप्रेजेंटेशन को एड्रेस करना, यानी कि जेंडर इक्वालिटी। अब अंडर रिप्रेजेंटेशन की हमने बात की, 14.4% रिप्रेजेंटेशन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मतलब बेसिकली पार्लियामेंट में वुमेन्स का। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की भी हमने बात की, तो मेजॉरिटी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में ये जो डेटा है, अगर आप ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे तो 15% से कम रिप्रेजेंटेशन है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। और मेजॉरिटी स्टेट्स की बात करें तो वुमेन्स का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिप्रेजेंटेशन है वो 10% से भी कम है, वो 10% से भी कम है। तो हमें बेसिकली इस अंडर रिप्रेजेंटेशन को एड्रेस करना है, और इस अंडर रिप्रेजेंटेशन को एड्रेस करके हमें जेंडर इक्वालिटी की तरफ भी फोकस करना है। इसके बाद आता है वुमेन एम्पावरमेंट। अब वुमेन एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है, यहां पर हमें एक रिपोर्ट का रेफरेंस लेना पड़ेगा। एक रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ट्वेंटी 2021 की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट की एक बहुत खास बात है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में लगभग ये देखा गया है कि इंडिया में वुमेन्स का जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का जो स्कोर है ना वो कम रहता है, ठीक है। और ये जो स्कोर है काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता है और कम भी हो जाता है, ऑलरेडी कम है और उसमें भी कई बार ये कम हो जाता है। तो हमें बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट पर भी काम करना है, और वुमेन्स की जो स्पेसिफिकली यहाँ बात हो रही है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की। इसके अलावा हार्वर्ड कैनेडी स्कूल की एक स्टडी के अकॉर्डिंग विलेज लेवल पे जब वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होती है ना,
विलेज लेवल पे, जो हेडमैन लेवल पे या फिर होता है ना पंचायत लेवल पे, वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होती है, तो वुमेन एंगेजमेंट ज्यादा होता है। जो जैसे घर की जो औरतें हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स एटलीस्ट कन्वे कर पाती हैं, रीजन बीइंग उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एक वुमेन है। और इस केस में हार्वर्ड कैनेडी स्कूल की जो स्टडी थी, इस केस में देखा गया कि जिन विलेजेस में वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन विलेजेस में कुछ बहुत सीरियस जो कंसर्न्स है ना, जो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली, वो काफी कम देखने को मिली हैं। जैसे सैनिटेशन रिलेटेड इश्यूज हैं, ड्रिंकिंग वाटर रिलेटेड इश्यूज हैं। इसका रीजन जानते हैं आप क्या है? इसका रीजन है कि जो वुमेन्स हैं, हर एक घर की वुमेन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव तक अपनी बात पहुंचा पाती हैं। और वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर इश्यूज, इन सारी चीजों को लेकर के काफी ज्यादा कंसर्न्ड हैं और काफी सीरियसली इन इश्यूज को लेती हैं। तो ये चीज देखी गई कि जो, अब आप सोचिए कि सैनिटेशन एज वेल एज ड्रिंकिंग वाटर के इश्यूज अगर विलेजेस में सॉर्ट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं बीमारियां कम होंगी। तो ऐसा है कि बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट पर हमें इसीलिए काम करना है, क्योंकि विलेज लेवल पर ये चीज देखी जा चुकी है कि वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स अगर आती हैं तो बहुत सेंसिबली वो कुछ चीजों को डील करती हैं, जैसे कि सैनिटेशन जैसे इश्यूज हैं, ड्रिंकिंग वाटर जैसे इश्यूज हैं। प्लस वहां पर एंगेजमेंट बढ़ जाती है, जो पब्लिक के साथ में एंगेजमेंट होती है ना वो बढ़ जाती है। रीजन बीइंग वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को देख करके, जैसी हमारी सोसाइटी है बेसिकली, तो एटलीस्ट वुमेन्स को डर नहीं लगता अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास जाने में। अदरवाइज हम आगे देखेंगे कि पेट्रियार्की का क्या इशू होता है और किस तरीके से जो बायस्ड एटीट्यूड्स हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि वुमेन्स जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स तक अपनी बात पहुंचा ही नहीं पाती हैं। बट अगर सामने वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं तो एटलीस्ट वो इन इश्यूज पर, सुनने में शायद बहुत पेटी इश्यूज लगते हैं, बट इनके आप अगर कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, इन इश्यूज पर काम किया जाए तो काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज को ये सॉर्ट कर सकते हैं। बहुत छोटे इश्यूज देखने में लगते हैं, जैसे सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर इश्यूज है। तो इसीलिए वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, और स्पेसिफिकली यहाँ बात हो रही है पॉलिटिकल स्फीयर की। देन इंपॉर्टेंस एज इन कि वुमेन्स भी सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उन्हें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक सर्टेन राइट्स प्रोवाइड करके लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके बाद हम चार्ट देख लेते हैं। बेसिकली जो मैंने आपको कहा था कि इंडिया में 14.4% रिप्रेजेंटेशन है वुमेन्स का पार्लियामेंट में। अब आप यहाँ कंपेयर कर लीजिए, सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है रुवांडा में वुमेन्स की, 61.3% ऑफ द वुमेन्स आर देयर इन द पार्लियामेंट। आधे से भी ज्यादा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं दे आर वुमेन्स इन रुवांडा। देन क्यूबा 53%, बोलिविया, मेक्सिको, ग्रेनेडा, नामीबिया, स्वीडन, निकारागुआ, कोस्टारिका, साउथ अफ्रीका, फिनलैंड, सेनेगल। अब यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का अगर डेटा देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स में पार्लियामेंट में देयर आर ओनली 23% वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, और इंडिया के केस में आप देख लीजिए ये डेटा है 14%। दिस इज द रीजन। अगर हम ग्लोबल लेवल पे कंपेयर करते हैं तब हमें पता पड़ता है कि इंडिया में कितना ज्यादा अंडर रिप्रेजेंटेशन है। जस्ट 14% वुमेन्स आर देयर इन द पार्लियामेंट। अब यहाँ पर एम्पावरमेंट की जो हम बात कर रहे थे, बेसिकली एम्पावरमेंट में एक और जो सिग्निफिकेंट चीज है दैट इज एक्सेस टू पॉलिटिकल एरेना। अब एक्चुअल में वुमेन्स का अगर यहाँ पर एक कहानी देखी जाए तो हमने देखा कि 2019 में मोर देन 700 वुमेन्स फॉर इलेक्शंस, लेकिन फाइनली 78 वुमेन्स वर देयर इन द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर एक्सेस की बात की जा रही है। ये जो 700 है, 700 अगर ये 1000 हो जाए बढ़ के या 1500 हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि इस रिप्रेजेंटेशन पर भी तो असर पड़ेगा ना। बट यहाँ पर एक्चुअल में एक्सेस ही नहीं है। अब क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन अगर दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेस बढ़ेगा, है ना, क्योंकि वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स की जब अगर सीट रिजर्व रहेगी तो वहां पर कोई मेल रिप्रेजेंटेटिव आएगा ही नहीं। तो एक्चुअल में यहाँ पर तो सीधा सीधा एक्सेस मिलेगा वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को बेसिकली। इसके बाद है कि पॉलिटिकल स्किल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी वुमेन्स के, क्योंकि जब उनके लिए रिजर्वेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है और वो फाइट कर सकती हैं, वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके पॉलिटिकल जो स्किल्स हैं वो भी बेटर होंगे। लास्टली पॉलिसी मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। जैसा कि हमने बात की थी हार्वर्ड कैनेडी स्कूल की जो स्टडी थी, यहाँ पर भी आप सेम चीज देखेंगे कि वुमेन्स का अगर पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो काफी सारे सेंसिटिव इश्यूज को भी देखा जाता है। और ये चीज देखी गई है कि अगर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा है तो जो सेंसिटिव इश्यूज है ना सोसाइटी के, उन्हें भी बहुत अच्छे से टैकल किया जाता है।
तो वुमेन्स की पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेशन बढ़ेगी और काफ़ी सारे सेंसिटिव इश्यूज से भी डील किया जा सकेगा। रीजन बीइंग वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन चीज़ों को टैकल कर पाती हैं। इसके बाद जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज को भी टैकल करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स होंगी तो। क्योंकि कई बार होता है ना कि जैसे क्योंकि पेट्रियार्की डोमिनेट करती है इंडिया में और थोड़ा सा काफ़ी लोगों का यहाँ पर जो एटीट्यूड है वो थोड़ा बायस्ड वाला भी एटीट्यूड है, तो जेंडर सेंसिटिवाइजेशन जो है वो थोड़ा सा कम है। तो अगर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगी तो जो जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज हैं इन पर भी अच्छा काम किया जा सकेगा। इसके बाद डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी बेटर हो सकती है और थोड़ी सेंसिटिव हो सकती है। एंड लास्टली सोशल एज वेल एज कल्चरल चेंज भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेट्रियार्की एज वेल एज समवॉट बायस्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन, तो ज्यादा से ज्यादा अगर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स होंगी तो ये सोसाइटल और कल्चरल चेंजेस भी हमें देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर चैलेंजेस क्या हैं, ये अगर रिजर्वेशन का जो बिल है ये लॉ बन भी जाता है, या फिर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि लॉ बनने में क्या चैलेंजेस हैं और उसके बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि लॉ बनने में क्या चैलेंजेस हैं, तो सबसे पहला आता है इसमें पॉलिटिकल अपोजिशन। अब एक्चुअल में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज पर यहाँ पर अपोज कर सकती हैं कि ऑलरेडी जो रिजर्वेशंस हैं स्पेसिफिकली फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एज वेल एज इन पीआरआई मतलब अर्बन लोकल बॉडीज एज वेल एज पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स में ऑलरेडी वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है। इसके अलावा लोकसभा में ऑलरेडी रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है फॉर शेड्यूल कास्ट एज वेल एज शेड्यूल ट्राइब, तो और ज्यादा सीट्स क्यों रिजर्व करनी है, कुछ लोग इस चीज पर भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी एक इशू है। अब यहाँ पर ये चीज रिजॉल्व कैसे की जाती है, तो यहाँ पर कंसेंसस लेने की जरूरत होगी और सिर्फ अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स को ना देखते हुए ओवरऑल सोसाइटल बेनिफिट्स की अगर बात की जाएगी तभी जो पार्टी के स्टैंसेस है ना वो एक कॉमन पॉइंट पर आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ पाएंगे। रीजन बीइंग हर एक पार्टी का अपना अलग स्टैंस होगा, कुछ ना कुछ उन्हें कंसर्न दिखाई देगा, कुछ इशू दिखाई देगा इस बिल में। और जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा में हाल फिलहाल में एक सर्टेन पार्टी की मेजोरिटी है बट राज्यसभा में नहीं है, और जैसा कि हमने शुरुआत में ही देखा था कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो यहाँ पर बात होगी स्पेशल मेजोरिटी की। बोथ द हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होगा, प्लस 50% ऑफ द सीट्स की रैटिफिकेशन भी चाहिए। तो एक्चुअल में अगर पॉलिटिकल कंसेंसस यहाँ पर नहीं बनेगा ना तो इस बिल का पास होना मुश्किल है और लॉ बनना मुश्किल है। रीजन में यहाँ पर पार्टीज के स्टैंसेस अलग अलग होंगे और उन्हें अपने पॉलिटिकल बेनिफिट से हट के सोचना होगा, ओवरऑल सोसाइटल बेनिफिट्स के बारे में सोचना होगा, तभी एक कॉमन कंक्लूजन पे आ सकते हैं। इसके बाद आती है बात चैलेंजेस की इम्प्लीमेंटेशन की, कि अगर ये जो बिल है ये लॉ बन भी जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस आएंगे, तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है पेट्रियार्की एज वेल एज फैमिली रेस्ट्रिक्शंस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में पेट्रियार्की डोमिनेट करता है, कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो ऑब्वियसली बात है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में इतना आसान नहीं होगा कि वुमेन्स मतलब पॉलिटिकल एरेना में इतना इजीली आ जाएं, वो अपनी नॉमिनेशंस फाइल करें, इलेक्शंस फाइट करें, क्या इतना इजी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पेट्रियार्की एज वेल एज फैमिली रेस्ट्रिक्शंस इस चीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे। और इन दैट केस क्या जितनी सीट्स रिजर्व की जाती हैं उतनी वुमेन कैंडिडेट्स भी मिल पाएंगी या वो जीत पाएंगी, तो ये भी काफी बड़ा इशू रहेगा। इसके बाद सोसाइटल प्रेशर का भी इशू रहेगा, काफी कम वुमेन पॉलिटिशियंस हैं हाल फिलहाल में। अगर हम रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें तो काफी कम है, लेकिन क्या नई वुमेन्स मतलब नई एज इन क्या मतलब वुमेन्स अपना पॉलिटिकल करियर इतना इजीली शुरू कर सकती हैं? नो डाउट रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये जो पहला पॉइंट है ना ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि सोसाइटल जो प्रेशर है, फैमिली के रिस्ट्रिक्शंस हैं, पेट्रियार्की है, इन सब से लड़ने के बाद उन्हें अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्या सिर्फ ये रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है ये देने से हम क्या ये इंश्योर कर सकते हैं कि पार्लियामेंट में वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी? क्योंकि ये दो इशू काफी ज्यादा बड़े हैं। फिर आता है वायलेंस एंड मिसोजिनी एज वेल एज हरासमेंट। ऑब्वियसली बात है कि वुमेन्स के केस में आप देखेंगे तो सेंसिटिवाइजेशन काफी ज्यादा कम है, मैंने बोला था, और बायस्ड एटीट्यूड जो है, बायस्ड एटीट्यूड भी कहीं ना कहीं इस चीज को अफेक्ट करता है। तो बेसिकली ये सारे चैलेंजेस हैं जो इम्प्लीमेंटेशन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि हम बेसिकली रिजर्वेशन प्रोवाइड तो कर देंगे, बट क्या हमें उतनी वुमेन कैंडिडेट्स मिल पाएंगी, क्या उतनी कैंडिडेट्स खुलकर आ पाएंगी अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करने के लिए? क्योंकि यहाँ पर इश्यूज देखेंगे आप, फैमिली इश्यूज हैं, सोसाइटल इश्यूज हैं, एज वेल एज जो एक इमेज बना रखी है, एक परसेप्शन बना रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, इसीलिए परसेप्शन रिगार्डिंग मिसोजिनी एज वेल एज हरासमेंट। तो क्या इतना इजी होगा इसे इम्प्लीमेंट करवाना? तो ये हमने चैलेंजेस पे बात की कि इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। इसके बाद हमने इसके पूरे बिल के फीचर्स की बात कर ली कि क्या क्या फीचर्स हैं, क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी।
अब लास्ट में इसके वे फॉरवर्ड की अगर बात की जाए तो सबसे पहला वे फॉरवर्ड यहाँ पर आता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अगर वो एक कंसेंसस के साथ में आएंगे और अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को ना देखते हुए सोसाइटी के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की अगर बात करेंगे तो पॉसिबल है कि ये बिल जल्द से जल्द पास हो जाएगा। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अवेयरनेस रिगार्डिंग के जो लो पार्टिसिपेशन है ना वुमेन्स का डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, एज वेल एज रिप्रेजेंटेशन में, ये कहीं ना कहीं चीजों को अफेक्ट करता है। और अगर वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन स्पेसिफिकली पार्लियामेंट में और पॉलिसी मेकिंग में बढ़ता है ना तो काफी सारे सेंसिटिव इश्यूज को भी बहुत अच्छे से टैकल किया जाता है। इसके अलावा हम कुछ स्कूल की जो स्टडीज हैं, कैनेडी हार्वर्ड स्कूल की जो स्टडी है और भी सर्टेन स्टडीज हैं उनका भी रेफरेंस यहाँ पर ले सकते हैं और ये चीज देख सकते हैं कि वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन अगर सोसाइटी में बढ़ती है तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है वो। इसके बाद एडवोकेसी एज वेल एज एड्रेसिंग द कंसर्न्स। अब यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट की बात बहुत अच्छे से करनी होगी और जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है एज वेल एज जो पेट्रियार्की है उसे ये चीज समझानी पड़ेगी कि वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है उसे बेटर करना चाहिए। इट्स द नीड ऑफ आर। और जहां पर भी जिन जिन कंट्रीज में भी वुमेन्स की अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन है वहां आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। स्पेसिफिकली कोविड टाइम्स में बहुत अच्छा एडमिनिस्टर किया गया है चीजों को, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बहुत बायस्ड एटीट्यूड्स जो होते हैं, मिसोजिनी एज वेल एज जो पेट्रियार्की के जो बायस्ड एटीट्यूड्स हैं, तो कई लोगों को ये भी लगता है कि वुमेन्स आर लाइक नॉट गुड लीडर्स, जबकि वो सरासर गलत है। तो इसीलिए हमें वुमेन्स के राइट्स को एडवोकेट करना होगा एज वेल एज कंसर्न्स को भी एड्रेस करना होगा। दैट्स हाउ वी आर गोना इम्प्लीमेंट दिस लॉ। ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन रिगार्डिंग वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, जो कि हाल ही में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है। आगे हम इस चीज पर और अपडेट करेंगे जब ये बिल एक लॉ बन जाएगा। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।